नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है, मैं कहूंगा कि बैक टू बैक वो सेलिब्रेशन का मौका उनको मिल रहा है। पहले धुरंधर और अब मैं वापस आऊंगा। हर्षद भाई, बहुत बहुत स्वागत है। सो मच सर, थैंक यू सो मच। भाई लगातार सेलिब्रेशंस रेडी है, रेडी हो जाती हैं और सेलिब्रेट हो रहा है। और सेलिब्रेशन का बार बार मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बिकॉज लगातार जब आपकी फिल्में पसंद की जाती है, आपके किरदारों को पसंद किया जाता है, तो कैसा लगता है सेलिब्रेशंस? तो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। ऑफ कोर्स बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑडियंस ने इन दोनों फिल्मों को बहुत पसंद किया है और दोनों फिल्मों को इतना प्यार दिया है। एंड स्पेशली अब मैं वापस आऊंगा के साथ, क्योंकि मेरा एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर था इस फिल्म में, जी। तो एक अलग फीलिंग है। थोड़ी मेरे लिए ज्यादा स्पेशल है, जी। क्योंकि अब मुझे लोग आफ्ताब के नाम से जानते हैं, जी। हर्षल से ज्यादा मुझे आफ्ताब कहते हैं। तो एक नई पहचान मिली है, लोगों का प्यार है ये। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। नासिर साहब के साथ स्क्रीन शेयर करना, उनके साथ ऑन सेट्स पे रहना, बिकॉज द वे ही इज़, और वो इंसाइक्लोपीडिया है बॉलीवुड की। तो एक इंसिडेंट शायद मुझे पता है कि जब आप शाहरुख खान के डायलॉग की तरह अपना नाम बता रहे थे और पैर छूने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्होंने आपको गले लगाया। हाँ तो जब मेरा पहला नहीं, जब मेरा पहला दिन था सेट के ऊपर, तो जब मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि नसीरुद्दीन शाह जी। सर आ रहे हैं बस 5 6 7 मिनट में, तो मैं थोड़ा नर्वस था, क्योंकि मुझे पहले से लोगों ने थोड़ा बोला हुआ था वो जी। थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, थोड़े डिसिप्लिन उनको ज्यादा पसंद है, क्योंकि एज एन एक्टिंग टीचर वो एक्टिंग पढ़ाते भी हैं, क्योंकि जी। तो उनको डिसिप्लिन बहुत अच्छा लाइक पसंद है, एकदम उनको जी। सही से एक्टिंग करना, सही से बिहेव जी। करना, सही से बोलना, एकदम एक गुड बॉय की तरह रहना। तो मैं जी। थोड़ा सा, और ऑब्वियसली मैं उनकी फिल्में देखकर बड़ा हूँ, तो मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। ही इज वन ऑफ द रीजंस कि मुझे एक्टर बनना था, क्योंकि मैं उनके क्राफ्ट से बहुत प्यार जी। करता हूँ। तो अपने आइडल को जब आप काम करते हुए देखते हो, और जब आप उनके साथ काम करते हो और एक सेट शेयर करते हो, तो इट्स अ वेरी लाइक स्पेशल फील। तो मैं घबराया हुआ था कि मैं उनको कैसे क्या बोलूं, अपने बारे में क्या बताऊं, एंड एवरीथिंग। बहुत ही ज्यादा मेरे मन में दुविधा थी वो। तो जब नसीरुद्दीन शाह सर मेरे जी। सामने आते, तो वो मुझे देख रहे, मैं उनको देख रहा हूँ, तो वो अपने 95 ईयर ओल्ड जी। ईशर सिंह ग्रेवाल के लुक में थे। इतनी बियर्ड थी, और मैं उनको उनकी आंखों से पहचान रहा था सिर्फ। और मैं अपने आफ्ताब की घटक में था, तो समझ गए थे कि मैं आफ्ताब हूँ। तो वो मेरी तरफ से बढ़ते हैं और मेरे ऐसे दोनों हाथों को ऐसे प्यार से पकड़ते हैं और पूछते हैं कि व्हाट इज योर रियल नेम सन। तो मैं थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि तो फिर मुझे क्योंकि समझ नहीं आया कि क्या हो गया मेरे साथ, तो मैंने बोला हर्षुल कौल। मैं थोड़ा डर गया था। तो उन्होंने उनको सही से सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं इतने जी। घबरा के मैंने बोला। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है बेटा, तो फिर मैंने बताया हर्षुल कौल। जी। फिर मैं जब उनके पैर छूने गया, तो उन्होंने मुझे रोक के बोला कि तुम मेरे बचपन के दोस्त प्ले कर रहे हो, मुझे गले लगो। और उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। तो हर्ष दैट भाई, वाज समथिंग। इम्तियाज़ भाई दिल्ली आए थे, वेदांग भी आए थे, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया और उनसे लव स्टोरीज़ के बारे में पूछा। द वे ही पुट अप हिज लव स्टोरीज ऑन स्क्रीन। लेकिन इस बार की लव स्टोरी एक ऐसी स्टोरी थी जो आज़ादी से पहले की थी। और लोगों ने रिलेट भी किया, क्योंकि द वे वी हैव सीन हिज लव स्टोरीज, हमने रॉक स्टार देखी है, हमने जब वी मेट देखी है। आपको लगता है कि ये थोड़ा सा 2.0 वर्जन इम्तियाज अली का हमने अब देख रहे हैं? एब्सोल्युटली सर, इम्तियाज सर तो हर पिक्चर के साथ जादू करते हैं। जी। लाइक हर किसी को पता है कितने कमाल के और कितने जी। खूबसूरत फिल्म मेकर हैं वो। तो उनकी जितनी भी फिल्में रही हैं, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था उनके साथ काम करना और जी। अपनी वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स में उनके अंडर जी। डायरेक्ट होना। तो ये फिल्म एक तो स्पेशल है, क्योंकि एक तो पार्टीशन की घटना ये बता रहे हैं, जो हमारे देश की सबसे बड़ा जो बंटवारा हुआ था, जी। जिसमें मासूमों की जान गई जी। थी, बहुत लोग बिछड़े थे, लोगों के माता पिता भाई बहन, काफी दिक्कतें हो गई थी जी। बंटवारे के समय पे। और वो घाव शायद हमेशा हमारे देश को रहेगा आने वाले समय तक की। तो पार्टीशन का एक तो ये किस्सा है, दूसरा उसकी जो खूबसूरत प्रेम कहानी है कीनू और जिया की, कि जी। कैसे अब इश्तर 95 का हो चुका है, फिर भी वो जी मतलब एक नज्म देने के लिए जी। वो इंतजार कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आजकल की जनरेशन में हम यहाँ किसी के लिए वेट करते हैं, हमें तो बस इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, बट स्टिल क्या, जैसे दिलजीत सर का डायलॉग भी है, जी।
फिल्म में कि ऐसा हो सकता है क्या कि किसी लड़की को आप 78 ईयर्स से चाह रहे हो जिसको आप मिले मैं देखा तक नहीं है आपने 78 ईयर्स से। तो ये लाइन एक तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे दिल के बहुत करीब है ये लाइन। और जिस इम्तियाज सर की जितनी भी फिल्में रही हैं आज तक उसमें जैसे जब वी मेट में हमें एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिली थी, जी रॉकस्टार में हमें देखने को नहीं मिली थी। जी तो इस फिल्म में जो सबसे खूबसूरत चीज ये है कि भले ही कीनू और जिया नहीं मिलते, लेकिन जी एंड में जब नसीरुद्दीन शाह साहब बोलते हैं कि अब मुझे जाने की इजाजत है, जिया की जी तस्वीर देख के उनको तो लग रहा है जिया सामने है। तो वो इतना खूबसूरत पल है कि मुझको उन, क्योंकि ये नहीं क्योंकि मैं इस फिल्म का एक्टर हूँ, बल्कि इसलिए मुझको ये फिल्म अभी तक की जी जितनी फिल्म मैंने देखी है सबसे खूबसूरत कहानी लगी है। जी सिर्फ उस एक लाइन है कि अब मैं जाने से पहले आपकी इजाजत चाहता हूँ, जाऊं। क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा देखा है सर कि दर्शकों में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो ना रोया उससे। जी। अच्छा मैं उस क्योंकि इम्तियाज़ अली सर की लव स्टोरीज में हम वो एनर्जीज देखते हैं, वो फील होती है, वो पता लगता है जब ऑन स्क्रीन आती है कि दिस इज इम्तियाज़ अलीज फिल्म। लेकिन एक एनर्जी और है जो आपके आसपास रही धुरंधर के समय, रणवीर सिंह। सर हाउ वाज हिज एनर्जी ऑन सेट्स? यस सर, सो अनफॉर्चुनेटली मेरे रणवीर सर के साथ सीन्स नहीं थे, जी मेरे संजय दत्त साहब के साथ सीन जी थे। लेकिन मैं रणवीर सर से मिला था धुरंधर द रिवेंज के प्रीमियर पे। मेरे को वहां पे उनसे मिलने का मौका मिला और मैंने जी उनको बताया मैं उनके काम का कितना बड़ा फैन हूँ। जी तो वहां पे हम थोड़ी बहुत बात हुई थी धुरंधर के ऊपर और कुछ किरदारों के ऊपर धुरंधर के। तब उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उनको मेरे सीन में क्या अच्छा लगा, क्या लगा कि ये ऐसा होना चाहिए, हाँ ये वाला टेक अच्छा था। जी और उन्होंने वो क्योंकि सबके साथ डांस कर रहे थे तो उनके हमारी एक 4 या 5 घंटा तो प्रीमियर के बाद पार्टी हुई थी। तो 5-6 घंटा वो लगातार लोगों के साथ डांस कर रहे थे, मतलब सबको एकदम साथ लेके कि आओ धुरंधर को सेलिब्रेट करते हैं, वी शुड एंजॉय दिस जी सक्सेस। तो और वो बहुत ही हम्बल इंसान है, मतलब इतने बड़े सुपरस्टार है रणवीर सर बट स्टिल इतने हम्बल है, लगता ही नहीं कि ये इतने बड़े हीरो हैं। और जी सेम संजय दत्त साहब, ये जी मैंने देखा है, इंसान जितनी ऊंचाई पे हो जी वो उतना हम्बल रहता है। ये खूबसूरती है फिल्म जगत की, चाहे वो रणवीर सिंह सर हो, चाहे वो इम्तियाज साहब हो, चाहे वो आदित्य धर सर हो, चाहे वो संजय दत्त साहब हो, जिनके साथ भी मैंने काम जी किया है, जिनसे भी मिला। वो सब इतने बड़े कलाकार जी। होने के बावजूद भी इतने जमीन से जुड़े हुए हैं कि लगता है कि ये शायद अपने ही है, ये तो कितना प्यार करते हैं लोगों को, हमको भी ऐसा ही बनना है। अच्छा कई बार हर्षल भाई लगता है कि इस इंडस्ट्री में ना कहने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि रणवीर सिंह के साथ अभी हमने देखा सब उनके अगेंस्ट हुए, लेकिन आखिरी में जीत रणवीर सिंह की हुई। क्योंकि एक ना ने उनको कहाँ तक पहुँचा दिया, लोगों ने कहा कि ये गलत है, उनको कई कई जगह से बॉयकॉट भी होना पड़ा सिंटाने के। लेकिन आपको लगता है कि कई बार ना कहने की कीमत चुकानी पड़ती है, या एक एक एक्टर की मर्जी है, अगर स्क्रिप्ट अच्छी है या वो करना चाह रहा है तो वो करे, नहीं करना चाह रहा तो ना करे? सर एब्सोल्युटली एक एक्टर की मर्जी है। जी लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब अंदर की दोनों साइड्स की क्या बातें हैं वो जी पर्सनली मैं तो नहीं जानता। जी तो मैं किसी बात पे भी टिप्पणी दूं तो मेरा जी कोई हक नहीं है कि जी मैं किसी को भी बोलूं कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुझे पूरी बात नहीं पता है। जी जो भी रणवीर सर के बीच की बात है या फरहान अख्तर साहब के जी बीच की बात है, तो उसके एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है, जी एग्जैक्टली क्या हुआ था, हमें तो ऊपर ऊपर से जी पता है कि उन्होंने बैकआउट किया, जो भी है जो न्यूज जी में हमने देखा है। तो क्योंकि मुझको एग्जैक्ट बात नहीं जी पता और ना ही ऑब्वियसली मुझे पता है कि क्या परिस्थितियां रही जी थी दोनों तरफ से, तो मैं मान लो कि मेरा वो अधिकार नहीं है कि मैं इस पे कोई भी कमेंट करूं जी जब तक मुझे दोनों पक्षों की बात नहीं जी पता। और ना कहने की मतलब अगर आपको लगता है कि कुछ जी चीज आपके लिए ठीक नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ना कह, बहुत जी एक्टर्स हैं जो फिल्मों को रिजेक्ट करते हैं या जी एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनको फिल्में अच्छी या बुरी लगती हैं। लेकिन उसमें सबकी रजामंदी होती है, जी चाहे वो निर्देशक हो चाहे वो अभिनेता हो। जी और इसी इंडस्ट्री क्यों, शायद बहुत अलग इंडस्ट्रीज में भी हमें अगर कोई काम नहीं करना है तो हम पोलाइटली मना करते हैं, क्या जी करना है तो उसको अच्छे से स्वीकार करते हैं। तो कोई ना से या हाँ से कोई कीमत चुकानी पड़ती है, मैं जी शायद अभी बहुत ही छोटा हूँ इस पे कुछ कहने जी के लिए, क्योंकि मैं अभी अभी मैंने काम करना शुरू किया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हाँ सब बहुत प्यार से मैंने काम होते हुए देखा है और सब बहुत
एक परिवार की तरह काम करते हैं, एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। अच्छा, ऑडिशंस कितने ज़रूरी हो जाते हैं? बिकॉज धुरंधर के ऑडिशंस मुकेश भाई ने किए, द वे ही हैव कास्टेड द पूरी टीम को जिस तरह उन्होंने कास्ट किया है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कास्टिंग वी हैव सीन इन धुरंधर। आपको लगता है कि ये कास्टिंग बहुत ज़रूरी हो गई है? बिकॉज पहले हम जब 80s में थे, डायरेक्टर ही कास्टिंग डायरेक्टर होते थे, वही कास्ट करते थे, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट अभी आप देखते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के रोल्स को फिल्मों में। सर, कास्टिंग इज वन ऑफ द लाइक मोस्ट जी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी फिल्म, क्योंकि जब तक कास्टिंग सही नहीं होगी जी तब तक फिल्म देखने में या फिल्म को आप एंजॉय ठीक से आप देखो ना कि सर, अगर आप एक एक धुरंधर का जैसे अभी आपने जी नाम लिया, तो एक कैरेक्टर मुकेश सर और उनकी टीम ने कितने जी परफेक्टली कास्ट किए हैं। अगर एक भी कैरेक्टर में आप शायद किसी और अभिनेता को इमेजिन ना कर सको, चाहे रणवीर सिंह साहब के किरदार हो गया, या जी राकेश बेदी साहब का जी किरदार हो गया, या अक्षय खन्ना साहब का किरदार हो गया, किसी भी किरदार में शायद आप किसी और अभिनेता को इमेजिन ना कर सको, या अगर कोई और अभिनेता, अच्छा अभिनेता भी वो जी किरदार करता, तो शायद आपको वो मजा नहीं आता जो धुरंधर में अभी आपको देखने में मजा आया, क्योंकि वो परफेक्ट जी कास्टिंग थी। तो एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ अगर, या अच्छे डायरेक्टर होने के साथ साथ अगर कास्टिंग परफेक्ट हो, तो एक फिल्म में चार चांद लग जाते हैं। जी कास्टिंग का वो जादू है। कास्टिंग एक बहुत ही, मैं बोलूंगा शायद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिल्म मेकिंग का, क्योंकि आपको फिर वो किरदार लगता है कि हाँ ये बंदा ये लगेगा, हाँ ये परफेक्टली इसमें मैच हो रहा है। फिर वो एक्टर का काम है अपने जी कैरेक्टर पे काम करना, फिर वो डायरेक्टर का काम है एक्टर से काम निकलवाना। लेकिन एक एक बेसिक कास्टिंग जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि ऑडियंस एक्सेप्ट करे उस जी एक्टर को एज दैट कैरेक्टर। क्योंकि जैसे आपने संजू फिल्म अगर देखी है, जी तो वाह, रणवीर कपूर कि जी हाँ, कि रणवीर कपूर सर को छोड़ के कोई और संजय दत्त साहब को उतने परफेक्टली निभा जी पाता, या फिर बाजीराव मस्तानी में जी रणवीर सिंह साहब को छोड़ जी के कोई और परफेक्टली बाजीराव बन पाता। वैसी जितनी भी बड़ी बड़ी हिट्स रही हैं, आप उन कुछ कैरेक्टर्स को या कुछ एक्टर्स को कभी सोच ही नहीं सकते कि चाहे कितना भी अच्छा एक्टर क्यों ना हो, कि जी ये वो कैरेक्टर करता, वो शायद वो मजा नहीं आता। तो कास्टिंग का कि वो बहुत ही बेहतरीन खूबी और वो खूबसूरती है कि आप किसी और एक्टर को उसमें, जैसे अक्षय खन्ना साहब को धुरंधर में, तो जी क्या आप किसी और को रहमान डकैत देख सकते हो? क्या आप किसी और को हमजा अली मजारी देख सकते हो? क्या आप किसी और को उजैर बलोच जी देख सकते हो? ये एक कास्टिंग की खूबी है कि एक जी अच्छे एक्टर, एक अच्छे राइटर के साथ अगर कास्टिंग अच्छी हो तो फिल्म में चार चांद लग जाते हैं। कई बार कास्टिंग के ऊपर भी सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि कई बार कहा जाता है हमने ऑडिशन दिया, हमें सेलेक्ट कर लिया गया, लेकिन सिलेक्शन के बाद फिर उस किरदार को किसी और को दे दिया गया। सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ कभी ऐसा जी नहीं हुआ है, और ना मैंने अपने किसी साथी के साथ ऐसा होते हुए जी देखा। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं जी है। और जब मुझे किसी चीज के बारे में पता नहीं है, तो जी मैं फिर से, जैसे मैंने अभी बोला था, तो जी शायद वो ठीक नहीं होगा उस जी बारे में कुछ बोलना, क्योंकि मैंने ऐसा होते हुए नहीं देखा है। और अगर ऐसा होता भी है तो मुझे पता नहीं है कि उसकी क्या वजह रहती है, जी वो किसका फॉल है, क्या हुआ, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ जी अभी शायद आगे चल के मैं पता लगे, जी शायद तब इसका बेहतर जवाब दे सकूं। लेकिन जी क्योंकि अभी बहुत ही, मेरे को मुंबई आए हुए 1.5-2 साल जी हुआ है, मेरी दूसरी फिल्म है, जी। और अभी मैंने काम करना शुरू किया, तो मैं बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हूँ कि मैं सब चीजें अच्छा भाई, समझूं कोई या ऐसा प्रोजेक्ट आया, कई बार आप अपनी सोशल वैल्यूज़ के खिलाफ भी नहीं जाते हैं, और कई बार ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो आपकी सोशल वैल्यूज़ के खिलाफ होते हैं लेकिन आप उसे नहीं करना चाहते हैं। कोई ऐसी स्क्रिप्ट आई आपके पास जो आपके सोशल वैल्यूज़ के खिलाफ थी, आपने नहीं की? क्योंकि एक एक शेड्यूलिंग आप करते हैं अपने करियर की कि किस तरह की फिल्में करनी है, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट आती है, फिर आप उसको गो थ्रू करते हैं। नहीं सर, अभी तक नहीं। अभी तक मैंने जितने भी ऑडिशंस किए हैं और जी जितने भी मुझे जितना भी काम मिला है, वो बहुत ही खूबसूरत काम मिला है। जी बहुत खूबसूरत निर्देशक, बहुत जी खूबसूरत किरदार, बहुत खूबसूरत कास्टिंग डायरेक्टर्स, बहुत खूबसूरत एक्टर्स। मेरे को सब कुछ बहुत अच्छा मिला है। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे कुछ भी लगा जो मेरे वैल्यूज के खिलाफ है। कई बार कहते हैं ना कि कुछ ना बोल के भी सब कुछ बट बोल हाँ, दिया कुछ जाता है, और अच्छा जो आएगा मुस्कान जल्दी। है मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव इशारे की तरफ है। वी कैन सी बिगिनिंग ऑफ अ न्यू यूनिवर्स विद अ न्यू सीजन एंड विद न्यू थिंग कमिंग अप नेक्स्ट, और आपकी हंसी कहती है। अच्छा भाई, आपका नया मैजिक, बिकॉज वी हैव सीन मैजिक ट्वाइस ऑफ योर्स, अलग अलग किरदार थे, और ये ताकत होती है एक अभिनेता की, और खुशकिस्मत भी होती है जब आपको अलग अलग किरदार आपको निभाने को मिलते हैं। व्हेन कैन वी सी योर मैजिक नेक्स्ट? वेरी सुन,
इतना बोलूंगा, होपफुली बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अच्छा, ओटीटी को कितनी बड़ी ताकत मानते हैं एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, सभी इंडस्ट्री के लिए? बहुत बड़ी, मतलब जी, सर कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे किसी भी जी, कलाकार को अपनी कला जी, का प्रदर्शन करने का जी, मौका मिले, तो वो बहुत बड़ी ताकत है। ओटीटी को मैं ज्यादा इसलिए बोलूंगा कि अब जी, ओटीटी हर किसी के घर पे है। जी, अब ओटीटी आपके पास है, तो आपका एक्सेस ज्यादा वहां पर हो गया है, क्योंकि चलो नेटफ्लिक्स देखते हैं, चलो जी, amazon प्राइम देखते हैं, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, हॉटस्टार हो गया या जी, जो भी हो गया, हम अपने फोन पे देख सकते हैं, हम अपने घर के आराम जी, में टीवी में लगा के देख सकते हैं। तो एक तो एक्सेस ज्यादा है, जी, क्योंकि हर किसी के पास आज नेटफ्लिक्स और amazon प्राइम है। तो ऑब्वियसली फिर कलाकारों के लिए वो एक स्पेस बढ़ गया है, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो निर्देशक हो, चाहे वो अभिनेता हो, कि वो अपनी कला का प्रदर्शन करे। आप देखो ना कि ओटीटी के आने से कितने एक्टर्स को लाइक एक करियर में कितना बूस्ट मिला है। बिल्कुल, जब से इतनी बेहतरीन वेब सीरीज है, चाहे वो मिर्जापुर है, चाहे वो जी। सेक्रेड गेम्स है, जब से वो हिट हुई है, कितने हमें अच्छे अच्छे नए लेखक, निर्देशक और अभिनेता मिले हैं उस वजह से, जो सिनेमा जगत में भी अब कितना अच्छा कर रहा है। हर्षल भाई, किस तरीके के जॉनर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो अभी तक आपने नहीं किया है या आप आगे फ्यूचर में करना चाहते हैं? सर ऐसा कोई भी किरदार जो हर्षुल से एकदम अलग हो, जो मुझे एज एन एक्टर चैलेंज जी, करे, कि जब ऑडियंस और स्पेशली जब मेरे माता पिता उस किरदार को देखे तो वो भी बोले तो हर्षुल था ही नहीं, ये कौन था ये, मतलब ये क्या कर दिया तूने, जैसे नसीर सर अपने हर कैरेक्टर में करते कि लगता ही नहीं कि वो नसीर साहब है। जी, ऐसा जादू जितनी मैंने विद्या सीखी है अभिनय की, जितने भी मेरे पास टूल्स हैं, मैं उन सब का प्रयोग करना चाहता हूँ। तो एकदम जो मुझे चैलेंज करे एज एन एक्टर, जो मुझे मेरे कंफर्ट जोन से थोड़ा हटके एकदम लगे कि यार ये तो एकदम हर्षुल की पर्सनालिटी से अलग कैरेक्टर था, अलग अलग उस लेयर्स हो उस कैरेक्टर्स की। अच्छा, दिलजीत दोसांझ से मिलने का मौका मिला हर्षल भाई? और कोई एक ऐसी चीज जिसने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया और आप शेयर करना चाहें? दिलजीत सर के साथ जी, जी, अ, हाँ जी, तो वही जब मेरा नसीर सर के जी, साथ पहले दिन जब मेरी मुलाकात थी, तो जी, दिलजीत सर भी उस दिन सेट पे थे। तो जी, क्योंकि वो बहुत ही बिजी रहते हैं, जब उनका सीन हो गया था तब भी वो अपने जी, स्क्रिप्ट रीडिंग में बिजी थे, फिर उनके और भी काम साथ में चलते हैं। जी, तो वो बहुत लाइक बहुत, दिलजीत दोसांझ इज अ वेरी बिग नेम। जी, तो उनको एक्टिंग के साथ साथ उनके जैसे कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होते हैं, तो उनकी पूरी टीम उनके साथ रहती है। जी, तो अपनी या तो मैंने कभी उनको ना खाली बैठते हुए नहीं देखा था उन जी, 12 घंटों में। या तो वो अपने स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, जी, या तो वो अपने साथ बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे थे, या तो वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में किससे बात कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनको देख लिया कि ये एकदम खाली बैठे हैं और अब मैं जाके उनसे बात करूं, या मैं उनको जी, देख रहा हूँ कि वो खाली बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं कि जी, चलो थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हमारी बात हुई थी, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया था, हमारी हाय हेलो हुई थी, एंड ही इज अ वेरी वेरी हम्बल पर्सन। लेकिन मैं ये ताजुब ले गया था कि जैसे कट हुआ वो वापस दिलजीत बन गए, जैसे जी, एक्शन वो वापस निर्वैर बन गए, तो कैसे ये जादू उन्होंने किया, क्योंकि मैंने देखा है कि बिहाइंड द कैमरा वो कितने जी, बिजी रहते हैं अपने स्केड्यूल की वजह से, उनकी पूरी टीम उनके साथ चलती है, तो वो अपना सोशल मीडिया भी देख रहे होते हैं, वो अपना बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे होते हैं, वो जो काम कर रहे हैं, मैं वापस आऊंगा कि किरदार पे भी फिर वो स्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं, वो इम्तियाज से डिस्कस कर रहे होते हैं कैसे सही है, अब कैसे अब ये परफेक्ट है। तो जी, एकदम मल्टीटास्किंग और फिर काम एकदम परफेक्ट, कितना खूबसूरत अभिनय उन्होंने जी। किया है। तो ये क्वालिटी मुझे बहुत सरप्राइज की, जो मैं सीखना चाहता हूँ। अच्छा, इम्तियाज़ अली सर का एक प्रोजेक्ट है, मैंने उनसे पूछा था जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, जो 2018 में उन्होंने सोचा था, लेकिन वो थोड़ा शेल्फ में अभी चला गया, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा जब उसकी कास्टिंग सबसे अच्छी होगी तो मैं उसको शुरू करूँगा, और वो प्रोजेक्ट है राधा कृष्ण की लव स्टोरी को बनाना चाहते हैं। मुझे भी अभी पता चला। जी। थैंक यू सो आपको लगता है कि ये सबसे अच्छी और बेहतरीन, क्योंकि उन्होंने कहा मैं कास्टिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं जब उसको करूँगा जब मुझे लगेगा कि मुझे मेरे कृष्ण और राधा मिल गए हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि राधा कृष्ण तो जी, हमारे देश की जी। संस्कृति है, हमारे देश का धरोहर और है। मुझे लगता है और भाई कि यू आर द परफेक्ट फेस फॉर दिस, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। अगर आपका कभी बात हो, जिक्र हुआ, मैं इसलिए पूछा। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट, एंड जी, धन्यवाद हमारे कि आपने हमें भगवान कृष्ण के किरदार के लिए जी। देखा। नहीं, बट अगर आपको मौका मिला तो यू वुड लव टू डू इट? ऑफ कोर्स जी, मतलब हर अभिनेता का सपना होता जी, है भगवान कृष्ण का, या
भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का किरदार निभाने का, क्योंकि ये किरदार फिर इंसानों से अलग हो गए। जी ये एक ऐसे महापुरुष के किरदार हो गए जो हमारे लिए भगवान है, परमात्मा है। और राधा कृष्ण, इम्तियाज सर की बात बिल्कुल सही है ये कि एकदम, क्योंकि राधा कृष्ण सर एक कहानी नहीं जी है, वो हमारे देश की संस्कृति है। बिल्कुल तो जब राधा कृष्ण बड़े पर्दे पे आना चाहिए, तो बिल्कुल जैसे रामायण के साथ होता कि अरुण गोविल जी भगवान जी राम लग रहे थे, बिल्कुल सीता माँ लग रही थी, जी तभी रामायण लोगों को इतना छुआ। फिर जी जब महाभारत आया, महाभारत के सारे किरदार से, अगर मैं बहुत ही ताज्जुब रखता हूँ इस बात को, जब भी भगवान कृष्ण का नाम आता है तो हमेशा नीतीश भारद्वाज सामने आते जी हैं। जब जी जी पितामह का नाम आया तो मुकेश खन्ना साहब हमेशा सामने आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सालों के बावजूद भी हम उन्हीं एक्टर्स को उन्हीं के कैरेक्टर्स में देखें, और किसी को इमेजिन, यही कास्टिंग की खूबसूरती जो हम अभी बात कर रहे थे। जी और एक और तो नई रामायण आ रही है जो बन रही है और उसके कुछ किरदारों की झलक भी हमें देखने को मिली है। रणवीर कपूर की मैं बात कर रहा हूँ जिस रामायण की। रितेश तिवारी सर डायरेक्ट जी कर जी रहे हैं, वो जी बहुत खूबसूरत टीजर है, अगर आपने भी देखा है वो। जी रणवीर सर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं एज जी भगवान राम। एंड रितेश तिवारी सर तो ही इज वन जी ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स दैट वी हैव, एंड जी आई एम सुपर डुपर श्योर द जी फिल्म विल डू वेरी गुड। जी अच्छा भाई एक आखिरी सवाल आपका सोशल मीडिया में जा रहा था। मुझे लगता है कि हर्षल कौर एक ऐसे एक्टर है जो सोशल मीडिया का प्रेशर अपने ऊपर ज़्यादा नहीं लेते हैं। अभी नया हूं ना अभी सब कुछ एकदम जी सीखना पड़ेगा। नहीं सर, हमेशा लाइक एक्टिंग पे ही ज्यादा फोकस रहा है, जी हमेशा यही रहा है कि एज एन एक्टर काम करना है, थिएटर करना है, जी ऑडिशन करने हैं, फिल्मों बिल्कुल में काम करना है। सोशल मीडिया का टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पर्सनली इतना शौक कभी रहा नहीं है। जी अब लेकिन क्योंकि एक्टर्स को थोड़ा प्रेशर होता है कि उनको सोशल मीडिया पे पब्लिक फिगर होने की वजह से जी थोड़ा दिखना पड़ता है, तो थोड़ा मुझे अब सोशल मीडिया पे भी एक्टिव ज्यादा रहना पड़ेगा। जी बट पहला प्यार हमेशा अभिनय है, तो बिल्कुल सर। ज्यादा फोकस हमेशा रहेगा। अर्शुल भाई व्हाट ऑल यू हैव टू से बिकॉज आपको बहुत प्यार मिल रहा है और किरदार अच्छे मिल रहे हैं और कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लगती है। मुझे लगता है कि ये सच्चे दिल से आपने चाहा कि अच्छे किरदार आए और देखिए कायनात आपको वो सब दे रही है और आने वाले वक्त पे भी मुझे पता है कि यू आर गोइंग टू सरप्राइज योर फैंस। क्या कहना चाहेंगे उन्हीं फैंस के लिए? सर थैंक यू सो मच, पहले तो मुझे इतना प्यार देने के जी लिए, आफ्ताब के लिए। आफ्ताब अहमद सर हमेशा मुझे इस बात की याद दिलाएगा कि सपने सच हो सकते हैं अगर आप उसके लिए मेहनत करो। आफ्ताब हमेशा मेरे लिए कभी कोई किरदार नहीं रहेगा, जी वो एक ड्रीम कम ट्रू की एक पहली सीढ़ी होगा मेरे लिए। तो हर किसी इंसान को जिसने मैं वापस आऊंगा देखी और इतना सपोर्ट किया, जी धुरंधर में मेरे छोटे किरदार के लिए भी मुझे इतना मैसेज, इतने कॉल, इतना प्यार दिया, मुझे इतना सराहाया, मैं बस हर एक इंसान का शुक्रिया अदा करना जी चाहता हूँ। ऐसे ही आप आगे भी मुझे मेरे जी हर किरदार के लिए प्यार देते रहे, मेरे काम को देखते रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे मेरी जर्नी में। एंड आफ्ताब लव्स यू ऑल। थैंक यू सो मच। हर्षल भाई मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हर्षल एक ऐसा समुद्र है जो अपना किनारा ढूंढ ही लेता है और उस किनारे पे जिस तरीके से आप लगातार सरप्राइज कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, उसी तरीके से आप अपने फ्यूचर किरदारों के साथ भी करेंगे और सरप्राइजेस का पिटारा भी नहीं खुला है। हालांकि हर्षल भाई की जो स्माइल है वो बहुत कुछ कहती है और कहते हैं कि सरप्राइज़ को सरप्राइज़ के तौर पे रहना चाहिए, लेकिन सरप्राइज़ जब अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तो हर्षल भाई की जैसी स्माइल हमारे आंखों के सामने आती है। थैंक यू भाई फॉर जॉइनिंग अस और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही किरदार आपको मिलते रहेंगे और आप ऐसे ही हमें लगातार सालों तक एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए बाहर टुडे फोकस।